ठीक है। तो आप क्या करना है यार, सिंपल अपने जो आपकी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो अभी आप यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, मैक यूज़ कर रहे हो, लिनक्स यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से आप सिंपल यहाँ पर आके इसको डाउनलोड करोगे। जैसे ही डाउनलोड कर लोगे आप, तो यहाँ पर आप आओगे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, CMD लिखोगे। ठीक है भाई। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना, सिंपल। और जब ओपन करोगे तो आपने एक कमांड रन करनी है, नोड हाइफन वी। मेरे ख्याल से मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं हुआ। हो गया है। सही है भाई। तो यहाँ पर क्या करोगे, नोड हाइफन वी। जैसे आप करोगे तो जो भी आपने नोड का सेटअप इंस्टॉल किया था अपने पास, जैसे आपने नोड को इंस्टॉल किया था तो ज़ाहिर सी बात है सेटअप को रन करना होता है। जैसे गेम वगैरह डाउनलोड करते हो तो सेटअप करते हो उसको ना। तो कंप्लीट इंस्टॉल एंड फिनिश कर दोगे तो उसके बाद आप ये कमांड आके यहाँ रन करोगे, नोड हाइफन नोड माइनस वी कह लो या हाइफन वी कह लो। तो यहाँ पर आपको जो है ना उसका वर्जन नज़र आ जाएगा। ठीक है। वर्जन सॉफ्टवेयर का होता है, वर्जन आपका भी होगा, वर्जन मेरा भी होगा। मतलब अगर मैं अपने वर्जन की बात करूँ तो यार मेरा 23 चल रहा है, सही है। तो मतलब हर साल मेरा भी वर्जन अपडेट होता है। अगर नोट जेएस के अंदर कोई भी न्यू चेंजेस आएंगी तो इसका वर्जन अपडेट हो जाएगा, सही है। तो अपडेट करने के लिए तुम क्या करोगे यार, सिंपल इसको अनइंस्टॉल करो, नया वाला डाउनलोड कर लो, वर्जन अपडेट हो गया। क्लियर है। अब जैसे ही तुम नोट डाउनलोड करते हो तो तुम्हें एक पैकेज इसके साथ मिलता है एनपीएम का। क्या मिलता है भाई, एनपीएम। मैंने हज़ार दफ़ा बताया गया है कि यार एनपीएम क्या है, नोड पैकेज मैनेजर है। मतलब जो नोड आपने इंस्टॉल किया है इसको मैनेज करने का एक पैकेज कौन है, नोड पैकेज है। नोड पैकेज मैनेजर क्या है भाई, नोड का पैकेज मैनेजर है। समझ आ रही है। मतलब एनपीएम एक ऐसी जगह है जहाँ पर नोड का भी पैकेज रखा गया है। समझ आई। और भी बेशुमार ऐसे पैकेजेस हैं जो यहाँ पर रखे गए होंगे। अच्छा भाई, एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर का क्या वर्जन है, आप यहाँ पर आके चेक कर लो, सिंपल। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया भाई, मिल जाएगा अभी npm हाइफन वी 10.9.0। सही है। तो ये दोनों चीज़ें जब आपके पास आ जाएंगी तो आप समझना कि यार आपके पास नोड सही से इंस्टॉल हो गया है और npm भी सही से इंस्टॉल हो चुका है। क्लियर है। हाँ भैया, यान कुछ कह रहे हो। npm इंस्टॉल जब हम करते हैं तो देखो, हमारे को ना npm इंस्टॉल कब करना पड़ता है, जब हमें कोई पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। मतलब बार बार तो ऐसा नहीं होगा कि आप फालतू में npm आई करने लग गए और जो है ना पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो। हाँ, वो तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिएक्ट भी खुद एक क्या है, लाइब्रेरी है। सही है। तो वो बाय, हाँ करना पड़ता है, क्योंकि हमें ना नोड मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं। नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उस पैकेज को रन उस प्रोजेक्ट को, उस पैकेज को रन करते हैं। इसलिए हमें ना इंस्टॉल करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आपसे वो फर्स्ट टाइम पूछता है ना तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया कि यार हमारे पास नोड भी इंस्टॉल हो गया और एनपीएम भी हमारे पास सही से मौजूद है। अच्छा भाई, अब आपने क्या करना है, सिंपल ना, आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप रिएक्ट बना रहे हो, आप रिएक्ट पढ़ रहे हो। तो आप सिंपल क्या करोगे यार, रिएक्ट की वेबसाइट पर चले आओ। और रिएक्ट की जब वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ना वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। क्विक स्टार्ट कर लो, इंस्टॉलेशन कर लो। याद है हम फायर अपना बूटस्ट्रैप पढ़ रहे थे, तो बूटस्ट्रैप के अंदर भी अपन ने क्या देखा था, इंस्टॉलेशन की गाइड के अंदर गए थे। अब वहाँ पर हमने लिंक किया था सीडीएन के थ्रू। सही है। अब यहाँ पर हम प्रॉपर क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे किसी पैकेज को। सही है भाई। अब ये बोल रहा है क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप। अब रिएक्ट ऐप जो है ना डायरेक्ट क्रिएट नहीं होती, पर रिएक्ट ऐप किसके थ्रू क्रिएट हो रही होती है, वीट के थ्रू क्रिएट होती है। सही है। तो ये रिएक्ट की वेबसाइट है। आप किसकी वेबसाइट पर चले आओ भाई, वीट की वेबसाइट पर चले आओ। सही है। वीट रिएक्ट लिखना या वीट रिएक्ट लिखना या वीट लिख देना, सिंपल कुछ भी लिख देना, तुम्हारे पास आ जाएगा। मैंने बोला यार वीट डॉट डेव पे जाओ और जो ना यहाँ पर जो ना आपको प्रोजेक्ट सेटअप करने का तरीका मिल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे यार, सर पहले आपने रिएक्ट दिखा दिया, अब वीट दिखा रहे हो।
देखो वीट क्या है, वीट एक बंडलर है, एक टूल है जो क्या करता है आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप करता है, सिंपल। सही है, हम किसके थ्रू बनाएंगे, वीट के थ्रू बनाएंगे। अदरवाइज अगर मैं रिएक्ट के थ्रू बनाता ना डायरेक्ट, तो मतलब इसमें ना मुझे बहुत टाइम लग जाता पैकेजेस को इंस्टॉल करने में। तो सिंपल मैं सबसे पहले क्या करूँगा यार, ये मुझे जो कमांड दे रहा है ना, मैं यहाँ पर आके इसको कॉपी करूँ और कहाँ पर पेस्ट कर दूँ, जहाँ पर मुझे अपना प्रोजेक्ट बनाना है। अगर बात की जाए, अच्छा, अगर बात की जाए तो मुझे अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है जो किसी भी नाम से हो सकता है, मैं अपने मर्जी के नाम से भी रख सकता हूँ। तो ये मैंने तुम्हें बताया था कि यार वीट जो है ना एक पैकेज होता है, एक टूल होता है जो क्या करता है, बंडल बना के देता है। सही है, मतलब बंडल क्या होगा, मतलब मेरा प्रोजेक्ट होगा और वो प्रोजेक्ट किस में होगा, एक फोल्डर के अंदर होगा। मैं सिंपल बोलूँगा कि यार मुझे इस वाले एरिया में प्रोजेक्ट बनाना है। आप क्या करो यार, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दो। अच्छा, जब भी मैं रिकॉर्डिंग के मूड में जाता हूँ ना यार, ये मुझे थोड़ा सा हैंग करता ही है हमेशा। मेरे ख्याल से ना मुझे ओबीएस को एक दफ़ा अनइंस्टॉल करके सही से जो है ना इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने वहाँ से कमांड कॉपी करी, npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट। अच्छा देखो, मैंने कमांड को याद नहीं किया हुआ, सही है भाई। मैं सिंपल कहाँ किया भाई, वीट की वेबसाइट पर गया। वेबसाइट पर गया तो मुझे बोल रहा है कि यार तुम्हें npm के थ्रू बनाना है, yarn के थ्रू बनाना है, और भी बहुत सारे पैकेजेस हैं उसके थ्रू बनाना है। मैंने अभी तक क्या पढ़ा हुआ भाई, npm पढ़ा हुआ। npm क्या था भाई, नोड पैकेज मैनेजर। सिंपल क्या करो यार, मेरा प्रोजेक्ट सेटअप कर दो किसके थ्रू, इस कमांड के थ्रू। ये कमांड क्या बोलती है भाई, ये बोलती है कि यार आप जो है ना npm नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू क्या करो, एक क्रिएट करो। वॉइस अटक रही है, हो सकता है तुम्हारा इंटरनेट का इशू हो या मेरा इंटरनेट का इशू हो सकता है। आप सही है, आप क्या करो, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो किसकी हेल्प से, वीट की हेल्प से। अब यहाँ पर एट द रेट लेटेस्ट लगा हुआ है। एट द रेट लेटेस्ट क्या बोलता है यार, आप जो है ना लेटेस्ट कर दो। अदरवाइज अगर आपको लेटेस्ट नहीं चाहिए, लेटेस्ट के अंदर हो सकता है कोई बग हो, तो आप क्या करो, npm क्रिएट वीट। तो ये क्या करेगा यार, आपका ना एक प्रोजेक्ट सेटअप करने के मूड में चले आएगा। सर अटक तो रही है आपकी बात से। सर अटक रही है आपकी वॉइस। जी सर। अटक रही है, इंटरनेट का मसला तो नहीं हो सकता। हाँ, इंटरनेट का मसला हो सकता है। एक मिनट देना मुझे। जी सर। सही है, इंटरनेट का इशू था, इंटरनेट का इशू वही था। और बाइक के अलावा बाइक बाइक के अलावा ये नॉर्मल वाला भी तो एक बनता है ना रिएक्ट का। बिल्कुल बनता है, पर वो बहुत स्लो हो जाता है, इस वजह से हम लोग जो है ना ज़्यादातर जो है वो क्या यूज़ हो रहा होता है, वीडियो यूज़ हो रहा होता है। सही है। अच्छा देखो, जैसे ही तुमने बोला ना npm क्रिएट वीट, तो फिर क्या बोलता है कि यार तुम अपने प्रोजेक्ट का नेम बता दो। आज हम क्या कर रहे हैं यार, रिवीजन कर रहे हैं। सही है, रिवीजन बेसिक रिएक्ट। ठीक है भाई। तो मैंने बोला यार मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है भाई, रिवीजन बेसिक रिएक्ट। ये जो प्रोजेक्ट नेम बनाया ना, ये इसने क्या बनाई होगी, एक डायरेक्टरी बनाई होगी। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर बनाया होगा। ठीक है। अभी अगर मैं पीछे आऊँ थोड़ा सा अभी बना नहीं है मेरा, जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मेरा ये बन जाएगा। अच्छा, फिर ये बोल रहा है यार सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, रिएक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई, रिएक्ट। तो सिंपल आप क्या सेलेक्ट कर लोगे यार, रिएक्ट। इसके अलावा तो अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है। अच्छा भाई, अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, टाइपस्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं और जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं। टाइपस्क्रिप्ट के साथ अभी हम रिएक्ट पे नहीं जा रहे, तो हम क्या करते हैं भाई, अभी डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जावास्क्रिप्ट बताया इसको कि यार मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूँगा भाई, जावास्क्रिप्ट। यूज़ रोल डाउन वेट एक्सपेरिमेंटल। अभी क्या बोल रहा है, खुद से रेकमेंड कर रहा है भाई, नो। तो आप क्या कर दो भाई, नो कर दो। अब बोल रहा है कि यार इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ। इसका क्या मतलब है कि यार पैकेज इसको इंस्टॉल कर दूँ। अगर यस बोलोगे तो कर देगा, अदरवाइज तुम्हें खुद से जाके इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इंस्टॉल भी कर देगा और बोल रहा है कि यार प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी कर दूंगा। अगर हाँ बोलोगे तो कर दूंगा, अदरवाइज नो बोलोगे तो तुम खुद से करोगे अंदर जाके, जब भी अपना प्रोजेक्ट को इंस्टॉल रेडी कर रहे होगे तुम। मैं बोलता हूँ यार तुम अगर कर ही रहो मेरा काम सिर्फ यस के बटन पर, तो पैकेजेस भी इंस्टॉल करो और मेरा प्रोजेक्ट को रन भी करके दिखा दो। ठीक है। अब ये क्या करेगा यार, कुछ पैकेजेस होंगे उनको डाउनलोड करने में लगेगा, हो सकता है इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा टाइम ले ले। अदरवाइज इसने देखो वीट की हेल्प से मेरे पास क्या हुआ, मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। वीट की हेल्प से मेरे पास क्या हो गया, मेरा एक प्रोजेक्ट रेडी हो गया। जो पैकेजेस वो इंस्टॉल कर रहा है ना भाई, वो उसमें जितना भी टाइम लग रहा है ना, वो काम टाइम लेता रहेगा, वो अपना काम करता रहेगा। जब तक मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अपने इस फोल्डर के अंदर आ गया जो इसने मल्टीपल फाइल्स मेरे पास क्रिएट करके मुझे दिए हैं। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर आ गया यार, मैंने अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया।
और मेरे पास जो फाइल्स थी, मैंने कहा यार कोड डॉट करके मुझे दिखा दो। सिंपल वी एस कोड ओपन किया और कुछ भी नहीं किया अब। ठीक है भाई, यहाँ पर आया मैं अपने वी एस कोड के अंदर। वी एस कोड के अंदर क्या है भाई, सिंपल फाइल्स ही तो होती हैं, और क्या होती है मेरे पास। फाइल्स होंगी, पढ़ लूँगा, जो नहीं समझ आएगी उसको समझ लेंगे। और कोई कोई रॉकेट तो नहीं होगी ना यार इसके अंदर। बेसिक है यार, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 फ़ोल्डर हैं, एक पब्लिक का, एक एसआरसी का, एक नोड मॉड्यूल्स का है। नोड मॉड्यूल्स के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपके सारे क्या होते हैं भाई, पैकेजेस होते हैं। पैकेज की सर अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास पैकेज डॉट जेसन है। पैकेज डॉट जेसन क्या बताती है कि यार आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन-कौन से पैकेजेस यूज़ हो रहे हैं, वो बताती है। स्क्रिप्ट्स होती हैं इसके अंदर, और फिर जो है ना आपके प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं बेसिकली इसके अंदर। क्या होती हैं भाई, प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें पैकेज डॉट जेसन अभी नहीं भी समझ आ रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ना समझो। रही बात इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि यार इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या होती है। एक एच टी एम एल की फ़ाइल होती है जिसके साथ कोई ना कोई फ़ाइल कनेक्ट होती है एट द एंड, और फिर वो वाली फ़ाइल एग्जीक्यूट हो रही होती है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर आईडी बनी हुई है भाई रूट की। तो अगर आईडी बनी हुई है रूट की तो हम इसको गेट भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। एक वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल है, क्योंकि हमने किसके थ्रू अपना प्रोजेक्ट सेटअप किया, वीट के थ्रू प्रोजेक्ट सेटअप किया। सही है, तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिक हमारी जो फाइल्स हैं उसका ओवरव्यू देख लिया। अब रही बात गिट इग्नोर की। गिट इग्नोर अपने नाम से बता रहा है कि यार जब भी आप कोई अपनी फाइल्स को गिटअप पर भेज रहे होगे ना, तो ये ऐसी फाइल होगी जिसके अंदर जो फाइल का नाम रखा हुआ होगा ना, वो इग्नोर कर दी जाएगी। अब देखो यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स कितने, बहुत सारे फोल्डर्स हैं, मतलब ये देखो ये सारा नोड मॉड्यूल्स ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, ये पब्लिक से जस्ट ऊपर ये जो जॉड वैलिडेशन एरर आ रहा है ना, यहाँ तक ये क्या है भाई, सारे नोड मॉड्यूल्स हैं। और स्टेप बाय स्टेप जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना और पैकेजेस की, जब आप उनको डाउनलोड करते हो, वो भी इसी के अंदर आके बैठ रहे होते हैं। तो मतलब मैं अगर ये वाला पूरा फ़ोल्डर उठा के गिटहब पे डालूँगा तो बेकार है ना यार, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, गेट इग्नोर के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, और भी फाइल्स होती हैं जो हम यहाँ पर रखते हैं, जैसे कि तुम्हें और भी फाइल्स के नाम नज़र आ रहे होंगे। जब भी वो बनेंगी तो फिर हम उसको इग्नोर की फाइल के अंदर डाल देते हैं, सिंपल। क्या समझ आया, गेट इग्नोर एक ऐसी फाइल होगी जिसके अंदर आप फाइल का जो भी नाम लिखोगे वो गिटहब पर नहीं जाएगी। इसके अलावा एक हमारे पास एसआरसी की डायरेक्टरी है। एसआरसी की डायरेक्टरी अगर ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक फ़ोल्डर है एसेट्स का। एसेट से क्या समझ आता है, क्या इसके अंदर हमारी इमेजेस हो सकती हैं, एसवीजीज हो सकते हैं, या फिर और भी कुछ हो सकता है। एसआरसी का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर हमारे पास एक एसेट्स का फ़ोल्डर था, और उसके कुछ भाई थे, सिबलिंग्स थे। कौन, ऐप सी एस एस, ऐप जी एस एक्स, इंडेक्स सी एस एस, मेन जी एस एक्स, सिंपल। मतलब कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनके नाम क्या है भाई, जे एस के आगे एक्स लगा हुआ है। कोई एक्सटेंशन है जिसका नाम इस बार क्या है, जी एस एक्स है। पहले हमने जी एस पढ़ा है, हमने सी एस एस पढ़ा है, डॉट एच टी एम एल पढ़ा है, और टी एस पढ़ा है, इस तरह के हमने सारे पढ़ा है। इस बार हम क्या नया देख रहे हैं भाई, JSX देख रहे हैं। JSX क्या भाई, JSX बेसिकली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इसके अंदर हम जो है ना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करके लिख सकेंगे, सर समझ। जी, सर वो एसेट्स के अंदर हम लोग अपना इमेजेस वगैरह भी रखते हैं ना, एसेट्स और उसके फोल्डर में इमेजेस और बाकी सारी चीज़ें। बिल्कुल रख सकते हैं, ऐसा ही है। तो एसेट्स और पब्लिक के फोल्डर में क्या फ़र्क होगा? पब्लिक में भी तो वही चीज़ें रखते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब आपकी मर्ज़ी है ना यार, अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं पब्लिक के अंदर जो है ना इस बार अपनी कोई वीडियो रख दूँ, तो पब्लिक के अंदर रख दो। अगर एसेट्स में आप चाह रहे हो कि यार मैं जो है ना इस बार एसेट्स के अंदर अपनी इमेजेस रखना चाहता हूँ, लोगो वगैरह रखना चाहता हूँ, तो सिंपल है, दोनों जो है ना एक ही कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब कोई ना कोई आपके पास जो डेटा होता है ना फाइल से हटकर, वो यहाँ पर रखते हो आप। सही है। अच्छा देखो, अब हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट था, ऐप जेएसएक्स जो है ना आपकी सबसे मेन फाइल होने वाली है, समझ आ रही है। तो ऐप जेएसएक्स के अंदर जो भी आपको ये ना कोड नज़र आ रहा है, वो आउटपुट कहाँ पर मिल रहा है आपको भाई साहब, आपको आउटपुट मिल रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है भाई, अगर देखा जाए ऐप जेएसएक्स के अंदर क्या हो रहा है भाई, ऐप जेएसएक्स के अंदर एक यूज स्टेट है, हमें यूज स्टेट का कोई काम नहीं है। ठीक है, हमें लोगों का कोई काम नहीं है, हम ये भी हटा देते हैं। और ये हमें स्टेट का भी कोई काम नहीं है, हम इसको भी हटा देते हैं। और ये हमें इमेज भी नहीं चाहिए, हम एंकर के टैग से ये इमेजेस वगैरह हटा देते हैं। सिंपल रखेंगे ताकि हमें चीज़ें समझ आए। ठीक है भाई, मैं यहाँ से काउंट का बटन हटा रहा हूँ, ऑन क्लिक से ये चीज़ें भी हटा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। सिंपल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई, HTML CSS लिख रहा हूँ। अभी अगर देखा जाए तो मैंने एक इंपोर्ट किया, लास्ट क्लास में हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट खेला था। ठीक है भाई, तो इंपोर्ट कर रहा हूँ कहीं से एक फ़ाइल को, वो फ़ाइल कौन सी है भाई, ऐप CSS की है।
अब ऐप सी एस एस एक डॉट लगा के बाहर निकला हूँ, और इसके बराबर में इसका सिबलिंग है कौन, ऐप सी एस एस। तो मैं ऐप सी एस एस को यहाँ पर क्या कर पा रहा हूँ, इस बार इम्पोर्ट। अब जब मैं देखता हूँ अपने ऐप जेएसएक्स की फाइल के अंदर, तो मुझे एक फंक्शन लिखा हुआ नज़र आता है। क्या लिखा हुआ नज़र आता है दोस्तों, एक फंक्शन। और उस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस बार एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट क्या बोलता था कि यार आप किसी भी नाम से इसको इंपोर्ट कर सकते हो। अब जब ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो ये अपनी मेन जेएसएक्स के अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई, मेन जेएसएक्स के अंदर। मेन जेएसएक्स के अंदर ये ऐप आपकी इंपोर्ट की जा रही है। कहाँ से की जा रही है, ये बता रहे हो आप, यहाँ से की जा रही है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं इसका नाम हसन रखना चाहूँ तो मैं हसन रख सकता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर हसन ही कॉल करना पड़ेगा। अभी आप देखना, अभी भी स्टिल चल रहा होगा, ये वर्किंग कर रहेगा। ठीक है, तो ये देखो पूरी मेरी एप्लीकेशन बेहतरीन तरीके से फर्स्ट क्लास होके चल रही है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब जो बताया था जब हमने पढ़ा था, इसका मकसद तो ये क्लियर हो गया कि यार सेम ही काम होगा। अगर यहाँ पे मैं अहमद नाम रखना चाहूँ तो फिर भी मेरा ये काम चलता रहेगा। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आएगी कि यार आपने जो है ना, जब भी आप अपने कंपोनेंट को कॉल करोगे ना, तो उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। सही है, तो यहाँ पर आपने ये भी देखना पड़ेगा। सही है, तो कुल मिला के तुम्हें ये समझ आ गया कि यार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसमें किस तरीके से चल रहा होगा। रही बात, तुम्हें स्ट्रिक्ट मोड यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको इग्नोर करो। जितना अभी मैंने बताया उस पर काम करो। ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड भी बता दूंगा, आहिस्ता आहिस्ता तुम सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी जब हम इसको अच्छे से वर्किंग कर रहे होंगे। अभी तुमने देखा यार, मेरे पास एक फंक्शन था ऐप का। ऐप फंक्शन कहाँ यूज़ किया जा रहा है भाई, मेन जेएसएक्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है। अदरवाइज अगर तुम देखो, ऐप फंक्शन के अंदर एक फंक्शन जो होता है हमेशा वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। एक फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ दोस्त, मुझे जो है ना ये HTML रिटर्न नहीं करनी, मुझे HTML रिटर्न नहीं करनी, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता हूँ 22। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ गया दोस्त, 22 आ गया। सिंपल है। तो हम जब JSX पढ़ रहे होते हैं, तो JSX के अंदर क्या होता है, हम जो है ना रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स बनाते हैं। और रिएक्ट के अंदर बेसिकली होता ही है कि यार आप जो है ना JSX रिटर्न करते हो। JSX क्या है, एक HTML होती है। JSX क्या होती है, HTML के अंदर आपका ना समझ लो, याद है हम डायनामिक वेरिएबल्स बनाते थे, डायनामिक स्ट्रिंग्स बनाते थे। अगर मैं बोलूँ यार मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है काउंट का, मैं बोलता हूँ यार मेरे पास एक वेरिएबल है काउंट का, जो इनिशियल क्या है भाई, 0 है। तो मैं काउंट इज आगे यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ भाई, काउंट इज 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। समझ आ रही है। तो एट द एंड मैंने क्या किया भाई, मैंने एक HTML बनाई, और HTML के साथ क्या कर दिया भाई, डायनामिक वैल्यू रख दी। मतलब मेरे पास इस बार जो HTML बन के आ रही है दोस्तों, वो क्या है भाई, डायनामिक भी हो सकती है। मतलब JSX रिटर्न करेगा। JSX का मीन क्या था, HTML। अब देखो क्लास नेम यहाँ पर लगा हुआ है एक, तो यहाँ पर कोई ना कोई क्लासेस भी हो रही होंगी। ठीक है, क्लासेस भी यूज़ की जा रही होंगी। और ये जो काउंट है वो क्या भाई, एक जावास्क्रिप्ट है। तो मैंने इसके अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को क्या कर दिया भाई, रिटर्न करा दिया। तो हमारे पास रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या रिटर्न करते हैं भाई, JSX रिटर्न करते हैं। तो JSX का तुम्हें काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि यार ये JSX कौन सी बला है और कैसी बला है, और वो होती क्या है और वो रिटर्न क्या करती है। काफ़ी आइडिया लग गया होगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही है भाई। तो हमने कुल मिला के देख लिया कि यार हमारे पास कोई फंक्शन है जो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। और जब फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है तो उस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल भी कर सकता हूँ। अब तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि सर ये फंक्शन तो हम इस तरीके से कॉल नहीं करते थे। ठीक है भाई। अब रिएक्ट के अंदर एक रूल है, अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो तुम्हें सबसे पहले क्या लगाने पड़ेंगे भाई, कर्ली ब्रैकेट। तुम्हारे फंक्शन का नाम क्या था दोस्त, अहमद था। अब तुम अपने फंक्शन को कॉल कैसे करते थे भाई, इस तरीके से कॉल करते थे। पर अगर तुम ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो यहाँ पर तुम्हें एरर मिलेगा। यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा दोस्त, एरर मिलेगा। एरर नहीं मिल रहा, ठीक है, मतलब चल जाएगा। देखो चल रहा है। पर इसको इस बार ये क्या समझ रहा है, टैक्स समझ रहा है, फंक्शन नहीं समझ रहा। बेहतरीन। सही है। तो ये इस बार इसको क्या समझ रहा है भाई, एज अ टैक्स समझ रहा है, और इसने मुझे ना टैक्स दिखा दिया इसका। क्या दिखा दिया भाई, टैक्स। अगर ये जावा स्क्रिप्ट है तो तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा भाई, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखोगे तो वो समझेगा कि हाँ भाई ये एक पूरा फंक्शन है, जावा स्क्रिप्ट है। समझ आ रही है। तो जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ रहा है भाई, रिएक्ट के अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है। सही है, कहाँ पर, कहाँ पर,
देखो, जहाँ तुम ना HTML लिख रहे हो, जहाँ तुम क्या लिख रहे हो भाई, HTML लिख रहे हो। आज स्ट्रिंग मोड जो है वो क्या है भाई, एक ओपन टैग है और फिर एक क्या है, क्लोजिंग टैग है। अब इसके अंदर जो तुम कुछ लिख रहे हो, अगर टेक्स्ट लिख दोगे तो वो क्या समझेगा यार, ये एक टेक्स्ट आया है। समझ आई? तो इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। तुमने अभी तक क्या देख लिया यार, तुमने सेटअप करके देख लिया अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट, और तुमने देख लिया कि यार इसके अंदर कुछ ना कुछ HTML लिखी जा रही है, जो हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब रही बात ऐप CSS की, ज़रा सा ऐप CSS को देख लेते हैं यार। ऐप CSS के अंदर क्या काम हो रहा है? ऐप CSS के अंदर भाई कुछ भी काम नहीं हो रहा। जो हम CSS लिखते थे, अपनी फाइल्स बनाते थे, वो हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने प्रोजेक्ट बनाया वीट के थ्रू, तो उसने यही काम करके दिया हमें वैसे। तो यहाँ पर कुछ CSS लिखी गई है जो क्या कर रही है, आपकी एप्लीकेशन को ब्यूटीफुल सा बना रही है। सही है भाई? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास, अगर तुम देखो मेन JSX के अंदर, मेन JSX के अंदर एक फ़ाइल और इंपोर्ट की जा रही है। कौन सी फ़ाइल इंपोर्ट की जा रही है दोस्तों? इंडेक्स डॉट CSS। तो इंडेक्स डॉट CSS क्या करती है भाई, वो भी देख लेते हैं यार। अच्छा, पहले ऐप CSS को ना फिलहाल क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो थोड़ा सा आउटपुट देखना क्या होगा, अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब हो गई। अब तुम्हें समझ आ गया होगा यार, ऐप CSS के अंदर जो स्टाइलिंग हो रही थी वो किस पे हो रही थी, हमारे एलिमेंट के ऊपर हो रही थी। अगर इंडेक्स डॉट CSS की बात करूँ तो वो किस पे कर रहा है, वो पूरे बैकग्राउंड पे कर रहेगा। वो किस पे कर रहा है भाई, पूरे बैकग्राउंड पे कर रहा है, और उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। समझ आई? तो इंडेक्स डॉट CSS के अंदर ये काम होगा भाई। अगर तुम्हें नहीं रखना तुम हटा दो। ऐप CSS के अंदर तुम्हें काम नहीं रखना भाई, तुम हटा दो। सिंपल। अगर तुम्हारे पास कोई अपना डिज़ाइन है, तुम अपना डिज़ाइन बना लो। अगर तुम्हें ये वाला काम नहीं करना, तुम्हें सिंपल क्या करना है यार, तुमने जो ना इसके अंदर एक फ़ंक्शन बनाना है। तुमने फ़ंक्शन बना दिया, बोल दिया कि यार मेरे पास एक फ़ंक्शन है ऐप का, और ऐप जो है वो एक फ़ंक्शन है जो क्या करता है भाई, रिटर्न करता है। रिटर्न क्या करता है, एक HTML रिटर्न करता है। अभी तुम्हें ना कद्दू ही समझ नहीं आ रहा है कि यार ये क्या है, ये राउंड ब्रैकेट, जो ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट क्या है। पर इसको तुम समझ लो कि यार ये एक फ्रेगमेंट होता है। ये क्या भाई, एक फ्रेगमेंट है, रिएक्ट फ्रेगमेंट कहलाता है। ठीक है? अभी बस तुमने ना इसको बस यूज़ करना है, तुम इसके साथ यूज़ टू हो जाओ। बाकी मैं तुम्हें कुछ चीज़ें और बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा, और तुम्हें ना वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फ्रेगमेंट की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी मैंने, वैसे तो सही लिखी है। सही है। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, पहले तो हम इसके अंदर क्या रखते थे यार, डिव रखते थे। ठीक है भाई, डिव रखते थे। ये लो डिव बना दिया। सही है। अदरवाइज अगर तुमने कुछ रिटर्न करना है तो तुम यहाँ पर क्या रखोगे भाई, सिंपल ये रखोगे। ये क्यों रख रहे हैं, अगर तुम डिव बना देते यहाँ पर, अगर तुम यहाँ पर डिव बना देते, तो ये क्या हो रहा है भाई, एक डेव रिटर्न किया जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, एक डेव रिटर्न किया जा रहा है। अगर तुम बोलते नहीं दादा मुझे एक और डेव बनाना है, मुझे क्या बनाना है भाई, एक और डेव, एक वक्त में एक रिटर्न किया जाता है। क्या रिटर्न किया जाता है दोस्तों, एक वक्त में एक एलिमेंट रिटर्न किया जाता है। सही है। तो अगर तुम्हें ये दोनों चीज़ें रिटर्न करनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करते हुए इन दोनों डब्बों को एक रिएक्ट फ्रैगमेंट में डालना पड़ेगा। मतलब एक एम्प्टी टैग के अंदर तुम्हें ये रखना पड़ेगा, जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो। हम्म। यार तो उससे पेरेंट भी तो डाल सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, पैरेंट डिव में भी डाल सकते हैं। तुम समझ गए मेरा पॉइंट, और तुम पैरेंट डिव में भी डाल सकते हो, और तुम रिएक्ट फ्रैगमेंट में भी रख सकते हो। समझ आ गई? तो इस तरीके से तुम्हारा ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। ठीक है, सिंपल फिर से मैं बनाऊंगा यार। एक फंक्शन है मेरे पास ऐप का, और मैंने क्या बनाया इस बार, नॉर्मल फंक्शन तो हमने बना के देख लिया। इस बार हम क्या करते हैं, एक एरो फंक्शन बनाते हैं। मैं बोलता हूँ यार कॉन्स्ट ऐप इक्वल राउंड ब्रैकेट एरो और फिर कर्ली ब्रैकेट। रिटर्न करोगे आप क्या भाई, मेरी JSX। ठीक है। और JSX के अंदर क्या होगा भाई, दिस इज अ दिस इज अ ऐप कंपोनेंट। ठीक है भाई? तो मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख लूँगा। अच्छा, ऐप को जो है मुझे क्या करना है, इस बार एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है, कि यार कोई भी बंदा आए उसको अगर किसी भी नाम से यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ कर ले। तो मैं इस वजह से क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। और फिर ये क्या होगा, इंपोर्ट होगा मेन JSX के अंदर, और मेन JSX के अंदर जब इंपोर्ट होगा तो फिर मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। क्या तुम्हें नज़र आ रहा है आउटपुट? ठीक है। जी सर। हाँ, कुछ कह रहे हो उज़ैर? नहीं सर, आ रहा। आज तुम्हारा माइक सर इतना मैं कह ख़राब रहा क्यों हूँ हो रहा है जी? सर मैं कह रहा हूँ कि ये आपने जो HTML लिख रहे हैं, तो इसमें आपने सीधा वो लगाया था, कर्ली ब्रेसेस लगाई। हाँ, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, यहाँ पर मैं देखो क्या कर सकता हूँ, यूज़र नेम लिख सकता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल मैंने बनाया। देखो, रिटर्न से पहले जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिटर्न से पहले जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन के अंदर क्या लिखते थे, जावास्क्रिप्ट लिख सकते थे। मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास यूज़र नेम है क्या भाई, हसन अशरफ। ठीक है।
अब अगर मुझे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो मैं क्या करूँ, कर्ली ब्रैकेट और फिर यूज़र नेम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज़ अ ऐप कंपोनेंट और फिर यूज़र नेम भी इसके साथ जुड़कर आ जाएगा। समझ आई? तो दिस इज़ अ ऐप कंपोनेंट और हसन अशरफ आ गया। सही है। हम ये जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ें करेंगे, पहले हम कोशिश करते हैं कि यार हम थोड़ा सा यूआई बनाना सीख जाएं इसके थ्रू। और फिर जो ना देखो, एक दफ़ा आप स्टेप पे चढ़ जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर आना शुरू हो जाएंगी। सही है। अगर मुझे इसको स्टाइल करना है, अगर मुझे इसको स्टाइल करना है तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यार ये मेरे पास एक H1 हो सकता है। ठीक है भाई, एक H1 ले लो। H1 को आप क्या दे दो भाई साहब, एक क्लास दे दो। क्लास देने का तरीक़ेकार यहाँ पर क्या है भाई, क्लास नेम क्या है भाई, क्लास नेम। गौर से देखो, एक एट्रीब्यूट है रिएक्ट के अंदर, क्लास नेम देने का तरीका क्या है भाई, क्लास नेम का एट्रीब्यूट दोगे और फिर आप यहाँ पर अपनी क्लास बना सकते हो पैरा। और पैरा अगर आपने ऐप CSS के अंदर जाके अपडेट करना है, मैंने कहा मेरे पास क्लास है पैरा, आप क्या करो, फॉन्ट का जो कलर है, कलर क्या कर दो, इसका कलर रेड कर दो, मान लो कलर रेड। तो ये जाके इस पर अप्लाई करेगा क्योंकि ऐप CSS ने इंपोर्ट की हुई है अपने पास। और जब इंपोर्ट करेगा तो फिर मुझे ये करके दिखा देगा। अच्छा, नहीं की हुई ऐप CSS के अंदर इंपोर्ट कर लो भाई फिर फटाफट ऐप CSS। मैं क्या बोलूँगा यार, इंपोर्ट करो आप फटाफट, इंपोर्ट। अब देखो, इंपोर्ट करनी है मुझे कहाँ से, ऐप JSX का भाई ये कौन, ऐप CSS। तो मैं बोलूँगा भाई साहब ऐप इंपोर्ट करो ऐप को, ऐप CSS कुछ करके, या डायरेक्ट हम क्या करते हैं यार, इंपोर्ट करते हैं और फाइल का पाथ बता देते हैं क्या भाई, एक कॉमा से बाहर निकलेगा, स्लैश पे जाएगा, ऐप डॉट CSS के पास जाएगा और फिर मुझे इंपोर्ट करके दिखा दे। सही है। जैसे इंपोर्ट करेगा तो ये क्या बोल रहा है भाई, दिस इज़ अ ऐप कंपोनेंट। और कलर क्या कर दिया भाई साहब, इस बार रेड कर दिया। अगर आपको यहाँ से पैडिंग रिमूव करनी है अपने पास फाइल के अंदर से, तो सिंपल क्या था भाई, स्टेरिक और फिर M0 P0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो वही है भाई, कुल मिला के वही सारा काम हो रहा है यहाँ पर। देखो वो सारा काम वही हो गया जो आप लोग पहले करते थे। समझ आ रही है? तो CSS की क्लास नहीं है, मेन चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी आती है और आप यहाँ पर अपना सारा काम कर सकते हो। अगर एक फ़ाइल अगर CSS की होगी तो आपने सिंपल क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है। अब मैं आपको ना एक मेन चीज़ बता रहा हूँ आज की क्लास की, और फिर जो ना मैं आपसे एक एप्लीकेशन एक्सपेक्ट करूँगा और मैं आपको छोटा सा एक टास्क दूंगा जो आप अभी लोग बैठ के बनाओगे। सही है। एक छोटी सी चीज़ दे रहा हूँ, टेलविंड के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। रॉ CSS आप लोग लिखना जानते हो, मुझे पता है वो आप लोग कर लोगे। अब अभी तक हमने क्या देख लिया, रिएक्ट का सेटअप देख लिया, रिएक्ट के बारे में जान लिया और रिएक्ट किस तरीके से काम कर रही है, फंक्शन बेस्ड काम कर रही है और कुछ ना कुछ रिटर्न कर रही है, वो हमने देख लिया। JSX क्या होता है वो भी हमने देख लिया। टेलविंड के पास जाएंगे भाई। सही है भाई, tailwindcss.com। tailwindcss.com पर जब जाएंगे तो भाई यहाँ पर भी कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर जाके देखेंगे कि यार इंस्टॉलेशन का क्या तरीक़ेकार मिलता है हमें। ये ऊपर नैव बार के अंदर देखो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, बस स्टेप्स को फॉलो करना, लकीर का फ़कीर नहीं बनना। सही है। स्टेप्स को फॉलो करना, लकीर का फ़कीर नहीं बनना। सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है भाई, क्रिएट योर प्रोजेक्ट। क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट क्रिएट है? यस, हमने अभी क्रिएट किया है। तो मतलब हमने ये जो काम करके रखा हुआ है, हमें ये काम करने की अब ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही है? हाँ। अब बोल रहा है कि यार अगर तुमने टेलविंड को इंस्टॉल करना है तो तुम क्या करो भाई, ये कमांड है, याद नहीं करो, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिल जाएगी, आके रन कर देना। अब भाई देखो, मैं यहाँ पर टर्मिनल के अंदर ही काम कर रहा हूँ। सही है। जिसको इस टर्मिनल का नहीं पता तो सिंपल वो क्या करेगा, रिवीजन बेसिक रिएक्ट के अंदर जाएगा और फिर इसको यूज़ कर लेगा। चलो मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से जो मैंने पैकेज डाउनलोड किया था ना, उसको मैं यहाँ से बंद किया। मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्ट के अंदर मैं खड़ा हूँ, CD करके मैं कहाँ जाऊँगा, रिवीजन रिवीजन बेसिक रिएक्ट, अपने फ़ोल्डर के अंदर चला गया। अब यहाँ से CLS कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए कमांड मेरा, कमांड प्रॉम्प्ट मेरा। अब मैं क्या बोलूँगा, यार दोस्त आपने मुझे एक कमांड दी थी ना, वो मैं चला रहा हूँ। किसके अंदर चला रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। किसके अंदर भाई, अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर। कि यार ये वाला जो पैकेज है ना, वो कहाँ पर डाउनलोड हो, इस वाले फ़ोल्डर के अंदर। अगर मैं उसको बाहर चला देता, मतलब यहाँ पर अगर मैं आके चलाता रिएक्ट के अंदर, अगर मैं यहाँ पर आके डाउनलोड करता तो फिर वो जो मैं जो डाउनलोड कर रहा हूँ वो यहाँ पर कहीं फ़ोल्डर बनता और फिर वो यहीं पर शो होता। मुझे इस वाले फ़ोल्डर के अंदर क्या करनी है भाई, टेलविंड को इंस्टॉल करनी है। तो फिर मैं यहाँ पर आया, समझो मैंने इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और फिर मैंने यहाँ पर आके इसके कमांड प्रॉम्प्ट पर अपनी कमांड को पेस्ट कर दिया।
समझ आ रही है? अब जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया था तो इसने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल किए होंगे, और जब इंस्टॉल कर दिए तो मुझे ग्रीन के अंदर बता दिया कि यार हाँ मैंने तुम्हारे पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए। ओके, गुड हो गया। अब क्या कहता है, वो भी हमें कौन बताएगा भाई, डॉक्यूमेंटेशन बताएगा। तुमने इंस्टॉल कर दिया, हाँ हो गया, गुड हो गया। अब कह रहा है कि यार कॉन्फ़िगर द वीट प्लगइन। अब तुमने इंस्टॉल तो कर दिया, अब तुम जो है ना वीट के प्लग कॉन्फ़िगर कर दो किसको भाई, वीट के प्लगइन को। आ, सही है। तुमने क्या करना है, तुमने सिंपल देखना है लाइन नंबर 2, ये जो तुम्हें बता रहा है ये हाईलाइटेड है किसी रीज़न की वजह से। और लाइन नंबर देखा जाए 3 4 5, 5 नंबर लाइन जो है वो भी किसी रीज़न की वजह से क्या भाई हाईलाइटेड है। मतलब हमें कुछ ऐसा काम करना है इस वाली लाइन का और नीचे वाली लाइन का जो हाईलाइटेड है, इसको कॉपी करेंगे इस वाली लाइन को। और कौन सी फाइल में बता रहा है पेस्ट करने के लिए भाई, गौर से देखो, वी डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस। टी एस, जेएस और जीएसएक्स, ये क्या है दोस्तों, एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, टीएस अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं भाई, जेएस यूज़ कर रहे हैं। तो वी डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब यार कि मुझे जो है ना ये वाला काम यहाँ पर आके रखना है। मतलब रखना है, मतलब ये नहीं है कि यार इसकी लाइन नंबर 2 को उड़ा दूँ मैं। इसकी लाइन नंबर 2 को तो नहीं उड़ाने का कहा ना उसने। उसने क्या बोला भाई, ये वाली कमांड है, ये वाली लाइन है, तुमने इसको ही रखना है कहाँ पर, अपनी वी डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल के अंदर। और इसके अलावा तुम्हारे पास प्लगइन्स का एक एरे होगा। एरे के अंदर जाके तुम क्या कर दो भाई, टेलविंड सीएसएस का एक फंक्शन है जो क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। प्लगइन्स का क्या मिल रहा है भाई, तुम्हें एक एरे मिल रहा है। अब उसने क्या तुम्हें बोला, रिएक्ट का जो तुम्हारे पास कुछ लिखा हुआ होगा उसको उड़ा दो, नहीं बोला ना। तो तुम क्या करो, कॉमा सेपरेटेड करके अपना टेलविंड सीएसएस का फंक्शन भी कॉल कर दो। ठीक है, टेलविंड के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा कि यार टेलविंड क्या है, किस तरीके से यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें भी हम देख लेंगे। पहले हमारा काम क्या है भाई, इसको सेटअप करना। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है कि यार हमने किस तरीके से डाउनलोड किया, किस तरीके से हमने सेटअप किया। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की क्या होगी भाई, इसकी ना क्लासेस को एक्सप्लोर करना है। आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे ख्याल से कर लिया होगा, बूटस्ट्रैप से सिमिलर क्लासेस हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करोगे यार, इसको जो है ना इंस्टॉल करने का एक तरीक़ेकार था, कहाँ चला गया भाई, ये रहा। अब आपको बोल रहा है कि यार आप अपनी किसी भी सीएसएस की फाइल के अंदर क्या कर लो, इंपोर्ट टेलविंड सीएसएस को कर लो। ठीक है, मैं फटाफट जाऊंगा अपनी ऐप सीएसएस के अंदर, जाके इसको रख देता हूँ। और या तो इंडेक्स सीएसएस के अंदर रखना चाहो इंडेक्स सीएसएस में रख लो, ऐप सीएसएस के अंदर रखना चाहो ऐप सीएसएस में रख लो। सिंपल है भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ। अब यहाँ पर रखूँगा तो मुझे जो ना मेन जेएसएक्स के अंदर अपनी ऐप सीएसएस को बुलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, ऐप सीएसएस को बुला लेता हूँ। ऐप सीएसएस को बुलाऊंगा तो वो पूरा मेरे इसके ऊपर भी जाके चलना शुरू हो जाएगा। समझ आई? अब मैं ये क्या बोल रहा है कि यार आपको जो है ना ये कुछ क्लासेस मिल रही हैं, टेक्स्ट 3 एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड, अंडरलाइन। जी जी जी, बोले। सर आवाज सही आ रही है? आ रही है, आ रही है। सर मैं कह रहा था जैसे अब आपने उसको इम्पोर्ट रखा है ना ऐप के अंदर जाके, इम्पोर्ट एलिमेंट, तो हाँ आप उसको ऐप में रखने के बजाय अगर आप उसको डायरेक्टली उसमें रख दें जहाँ पे आपने ऐप को इम्पोर्ट किया, तो ऐसे कर सकते हैं क्या? क्योंकि जेएसएक्स के अंदर तो सीएसएस भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मेन मकसद पता है क्या है, देखो यहाँ पर जो है ना वो क्या करेगा, जितनी भी टेलविंड सीएसएस होगी ना उसको ला के रखना शुरू करेगा। सही है। अब अगर मैं ये वाला काम देखा जाए ना तो यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ, हाँ ये भी कर सकता हूँ इंपोर्ट टेलविंड। सही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस यार यही फॉलो की जाती हैं, अदरवाइज तुम वहाँ मेन जेएसएक्स के अंदर भी इसको इंपोर्ट कर सकते हो। सही है, ये सारी चीज़ें हो सकता है यार तुम जो है ना अपना ठीक है भाई। ऐप सीएसएस के अंदर कोई काम कर रहे हो और जो है ना तुम्हें ऐप सीएसएस की कहीं ज़रूरत पड़ जाए, तो उसके अंदर भी तुम्हें काम आ सकती है। चलिए मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको। मेरे ख्याल से हमारा मीट भी ओवर होने वाला है। और अंडर अ मिनट मैं फटाफट से एक न्यू मीट क्रिएट कर लेता हूँ। सही है, शुरू कर देता हूँ। अच्छा, होगा क्या कि यार तुमने अभी सिंपल क्या किया है, कुछ क्लासेस को कॉपी करके यूज़ किया है। जब तुम कॉपी करके यूज़ कर रहे हो तो तुमने टेलविंड की यूटिलिटी क्लासेस का यूज़ करते हुए अपना काम किया है। वो क्या बोल रहा है यार, टेक्स्ट 3 एक्सेल कर दो। सही है, 3 एक्सेल इसने टेक्स्ट को कर दिया होगा। अब ये कह रहा है कि यार टेक्स्ट के नीचे क्या कर दो भाई, अंडरलाइन डाल दो। सही है,
तो इसके अलावा हमारे पास सिर्फ यही क्लासेस नहीं होती, हमारे पास और भी मल्टीपल क्लासेस होती हैं जो हमें टेलीविजन प्रोवाइड करता है। टेलीविजन प्रोवाइड करता है भाई कैसी क्लासेस, आओ देखते हैं कि यार अगर टेक्स्ट 3 हो रहा है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ दोस्त आप जो है ना इसका टेक्स्ट क्या कर दो, डबल एक्सेल कर दो, टेक्स्ट को क्या कर दो, हाइफन डबल एक्सेल, तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई इस बार, डबल एक्सेल हो जाएगा। सही है भाई। अच्छा डबल एक्सेल कोई ऐसी क्लास है ही नहीं, अगर देखा जाए एक्सेल, तो एक्सेल की कोई क्लास है, एक्सेल भी नहीं मान रहा भाई, क्यों नहीं मान रहा। अगर मैं बोलूँ यार आप क्या करो टेक्स्ट को और डबल रेड एक्सेल करो, का 2 एक्सेल होता है। हाँ 2 एक्सेल हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। टेक्स्ट रेड, टेक्स्ट रेड क्यों नहीं कर रहा भाई ये, क्या मेरा पैकेज सही से चल नहीं रहा क्या, मैं बंद करके खोल लूँ, यहाँ से हटा दूँ और बोलूँ यार npm run dev, अभी सर टैक्स रेट के बाद आप बोलते थे 50 100 उसकी इंटेंसिटी। हाँ देते हैं, प्रोजेक्ट एक दफ़ा चल जाए। दिस इज ऐप कंपोनेंट पर टेक्स्ट एक्सेल, टेक्स्ट 2 एक्सेल, टेक्स्ट रेड, अच्छा अच्छा सही, वो जो अभी ये मुझे उजैर ने बताया 500, इस तरीके की भी होती है ना क्लासेस, टेक्स्ट रेड पे नहीं मानना, सही है, तो इस तरीके से चलेगा। सही है, तो ये कुछ क्लासेस होती हैं भाई, और इसका कलर की ओपेसिटी वगैरह जो चीज़ें हैं इसको भी देखना होता है हमने। अच्छा कुछ एक छोटी सी चीज़ बताते हैं यार, मैं जो है ना क्या कर सकता हूँ यहाँ पर एक डेव बना देता हूँ, और डेव बनाने के बाद, डेव बनाने के बाद ना डेव के अंदर मैं समझ लो 3 पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ मल्टीप्लाई बाय 3, क्यों नहीं बना, सही है, पहले मैं 1 रखूँगा, दूसरे में 2 रखूँगा, तीसरे में 3 रखूँगा, सही है। और इन तीनों को ना सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा यार दोस्त आप क्लास नेम लोगे, आप विद लोगे कितनी भाई, देखो मैं कुछ क्लासेस यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको, गौर से देख लेना। हाइट लोगे आप कुछ 200 पिक्सल्स की, और राउंडेड कर लोगे 2 एक्सेल, मतलब इसके जो एजेस होंगे वो राउंडेड हो जाएंगे। बीजी कलर जो है ना इसको हम दे देंगे अलग अलग रंग के ना, बीजी अंबर, इसको ग्रे दे देते हैं, इसे ब्लू दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग रंग के तो मैं वो डब्बे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सही है दोस्तों, तो ये तुम्हारे पास एक छोटी सी यूआई बनी हुई आ गई। अब जाहिर सी बात है यार ये जो है ना आ, एक लाइन में नहीं आ रहे, तो अगर तुम्हें इसको फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स करना है तो तुम किस तरीके से करोगे, डिस्प्ले फ्लैक्स क्या करता है यार, आपको जो है ना एक रॉम में ला के देता है, मतलब पेरेंट को हमेशा हम क्या लगाते थे यार, डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते थे। तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स कैसे लगेगा यार, फ्लैक्स की क्लास होती है, फ्लैक्स जैसे लगाओगे तो ये क्या कर लेगा यार, अपने आप को एक लाइन में कर लेगा। सही है भाई, एक लाइन में कर लिया। अगर तुम्हें इसके दरमियान स्पेसेस देना है तो तुम क्या बोलो यार, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन था, जस्टिफाई बिटवीन है, तो ये कुछ ऐसी क्लासेस होंगी जो क्या करेगा, वर्क करेगा और फिर इम्प्लीमेंट कर लेगा। सही है। अब अगर देखा जाए पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है तो उसको तुम्हें सेंटर में लाना है, तो तुम क्या करो यार, सिंपल फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर है और आइटम्स सेंटर। तो इस तरह की छोटी छोटी क्लासेस हैं भाई, और ये इतना काम हमारा आसान कर देती हैं कि यार हम जो है ना यहीं पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारा सारा काम हो जाता है। सही है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको खोलूँगा और रिफ़्रेश करते हैं, और ये मेरा सारा काम क्या आ गया भाई, सेंटर में आ गया। अब तुम्हें इसके टेक्स्ट को बढ़ाना है, छोटा करना है, जो तुम्हें अच्छा लगे यार तुम इसके साथ अब खेल सकते हो, और तुम्हें अब सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते समझ आ जाएंगी। मैंने कहा फ़ॉन्ट बोल्ड कर दो, टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या कर दो, रेड कर दो, रेड में क्या कर दो 700 कर दो, और क्या कर सकते हैं बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो, टेक्स्ट को 2 एक्सेल कर सकते हो। सही है, तो इस तरह की जितनी भी क्लासेस हैं तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपना काम आसानी से
कर लोगे। ठीक है, तो देखो तुम्हारा काम इतना आसानी से हो चुका। जस्टिफाई बिटवीन है, स्पेस, और भी पता नहीं क्या क्या क्लासेस होती हैं। सिंपल आपने क्या करना है, टेलविंड सीएसएस की फाइल पर जाना है वेबसाइट पर, और यहाँ पर जितनी भी क्लासेस हैं इनको थोड़ा सा गो थ्रू करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप याद करेंगे बैठ के, याद नहीं करना है, आप काम करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी आपको शेयर की थी ग्रुप के अंदर चाय कोड की, जो मतलब हर क्लासेस के बारे में बता रहे थे कि यार कौन सी क्लास किस तरीके से बिहेव करेगी। ठीक है, तो तुम्हें टास्क समझ आ गई है कि यार टास्क क्या करना है। सिंपल है यार, कुछ भी टास्क नहीं है। रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो काम किया है, और मैं मतलब ये कि यार इतना आसान काम कर दिया है कि कंपोनेंट बनाएंगे इसके अंदर, और आप जो है ना अपना काम कर लेंगे। अगर आपको कंपोनेंट बनाना नहीं आ रहा तो आप सिंपल जिस तरीके से हमने अभी तक यहाँ पर काम किया है, 3 कार्ड बनाओगे और तीनों कार्ड को क्या कर दोगे, सिंपल डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई बिटवीन। क्लियर है दोस्तों? मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।